ये नहीं नहीं 6 आ रही है सर, लेसन 6। गलत आ रही है ना। अब कौन सा आ रही है? तो सर अभी तक तो स्क्रीन शो नहीं हो रही अब 10 आ रही है ना। अब देखें आप। सर, अभी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैंने तो शेयर कर दी स्क्रीन। सर मेरी तरफ अभी शो नहीं हो रही। ये बाकी लोगों के ग्रुप में जल्दी से आ जाए भाई, उनकी क्लास तो कहीं नहीं चल रही। स्क्रीन शो हो जाए तो मुझे बताइए। जी सर ठीक है। अभी जल्दी इनको के सर अब शो हो रही है स्क्रीन, लेसन 10। ठीक हो गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारे बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। क्लियर? मुझे जवाब दिया करें जी, मैं इंटरेक्टिव पढ़ाता हूँ। आज हमारा टॉपिक कौन सा है? थ्योरेटिकल हेलो, फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सर। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अच्छा, ये जो स्लाइड्स है ना, ये तो आपको देनी है, लेकिन आप मेरी बात सुने तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता क्या है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क असल में कहते हैं कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको दो चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी क्या होनी चाहिए कि विच वेरिएबल्स, विच फैक्टर्स आर वेरिएबल फॉर योर स्टडी। आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? जी सर। अच्छा, दूसरी बात फ्रेमवर्क के अंदर जो होता है वो ये होता है कि इन वेरिएबल्स के दरमियान आप इसमें क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है। दो चीजें हो गई। एक हो गया कि आपके पास कौन से वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से वेरिएबल्स को हम स्टडी करेंगे, और दूसरी बात यह है कि इन जो वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान कौन कौन से क्या रिलेशनशिप है। दो बातें क्लियर? यस सर। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप कहते हैं कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है।
उसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, आर्गुमेंट आपको देने पड़ते हैं। तो क्या क्या बात इंपॉर्टेंट हुई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, क्या क्या बात इंपॉर्टेंट हुई? देखें, ये 3 पॉइंट बता दिए ना आपको। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पहली बात यह है कि आप जो भी रिसर्च का प्रॉब्लम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से वेरिएबल जो हैं वो स्टडी किए जाएंगे, अहम है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इन वेरिएबल्स का आप इसमें क्या रिलेशन है, किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, जब आप रिलेशन की बात करते हैं एक दूसरे के साथ रिलेशन की, तो उसके लिए आपको सॉलिड आर्गुमेंट देने पड़ते हैं। 3 बातें हैं, फैक्टर्स, रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स एंड आर्गुमेंट फॉर दिस रिलेशनशिप। अब मुझे कोई बताएगा 3 पॉइंट्स कौन से हुए? मुझे कोई बताएगा? जी सर। जी, कौन कौन से 3 पॉइंट्स हुए? कोई स्लाइड्स को छोड़ दे, मैं स्लाइड से पढ़ाते नहीं होता। जी, कौन से 3 विच पॉइंट्स फैक्टर हैं? इम्पोर्टेंट टू जी, स्टडी, और इनका को रिलेशनशिप है को फैक्टर्स का और इनके आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट बताएंगे कि हमने ये क्यों कह रहे हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वेरिएबल्स, ये फैक्टर्स आएंगे कहां से? हमें कैसे पता चलेगा कि इस स्टडी में ये वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप याद रखें, इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। इसके लिए आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। लिटरेचर जो है वो आपको बताएगा कि आपके कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। वो आप, एक होता है लिटरेचर रिव्यू, एक होता है लिटरेचर सर्वे, एक होती है ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। या कुछ सीनियर्स जो हैं वो आपको बताते हैं कि ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेमवर्क में अंदर 3 पॉइंट्स, और पहला पॉइंट जो है वेरिएबल्स कैसे पता चलेंगे। वेरिएबल्स कैसे पता चलेंगे? तो वो उसके लिए आपको सर्वे करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे आपको देखना पड़ता है, कोई ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, या कुछ सीनियर्स आपको बताते हैं। ठीक हो यहाँ तक? यस सर। जी सर। अच्छा, हमें इसका फायदा क्या होता है? यहाँ पर एक बात याद रखें कि अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की जरूरत क्या है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो हमें पता चल गया कि ये एक कंसेप्चुअल मॉडल है। देखें, हमेशा जब आप कोई चीज डिफाइन कर रहे होते हैं तो एक सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज इट, दूसरी क्या है, व्हाई इट इज नीडेड, हाउ इट वर्क्स। ये 3 चीजें आप ध्यान में रखें। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है क्या, तो आप उसके इट इज अ कंसेप्चुअल मॉडल, जस्ट एक मॉडल है, कंसेप्चुअल मॉडल है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस मॉडल की जरूरत क्या है? इस मॉडल में हमें यह पता चलता है कि कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। क्लियर? यस सर। अच्छा, यस यहाँ सर। की बात क्लियर हो गई। हमने बता दिया कि फैक्टर्स कौन से हैं, वेरिएबल्स कहां से आएंगे, ये भी हमें पता चल गया। अब इसका फायदा क्या है? ठीक है जी, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हाइपोथेसिस। आप रिसर्च में पहले क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उसके हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होते हैं वो मैं लास्ट टाइम बता चुका था। कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ प्रपोजिशंस होती हैं। तो एक्चुअली वो प्रपोजिशंस या वो स्टेटमेंट्स होती क्या है, वो एक्चुअली रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स होते हैं। तो आप इस मॉडल के जरिए उसको टेस्ट करते हैं, आप इस मॉडल के जरिए उसको टेस्ट करते हैं। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। देखें, जो कंसेप्चुअल मॉडल है ना, उसकी जरूरत क्यों पेश आती है कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाए होते हैं उनको आपने टेस्ट करना होता है, और उसकी मदद से आप आगे काम को बढ़ाते हैं। ये बेसिक चीजें हैं। यहां तक, यहां तक क्लियर? यस सर। अच्छा, अब फॉर्मूला, ये जो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसके अंदर एक और चीज है, ये जरा याद रखिएगा कि इससे आप ये करते हैं कि आपका जो टेस्टेबल हाइपोथेसिस है जो आपने बनाया है, क्या वो वैलिड है कि नहीं है। अब आपने टेस्टेबल हाइपोथेसिस इसको देखना होता है, और आपने देखना होता है कि ये टेस्टेबल है, मतलब वैलिड है कि नहीं है। अच्छा, अब एक चीज जो यहाँ पे ज़हन में आती है, ये हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं।
फॉर्मुलेट तो बन गया, फॉर्मुलेट मतलब फ्रेमवर्क तो बन गया। फ्रेमवर्क कुछ देखिए, ये मॉडल है, ये स्टेप्स हैं, फ्रेमवर्क कहते हैं स्टेप्स को, और कोई चीज नहीं होती ये। फ्रेमवर्क इज जस्ट स्टेप्स। आप कहते हैं मैंने अपना फ्रेमवर्क बनाया है, इसका मतलब है कि मैंने अपने स्टेप डिफाइन किए हैं कि पहले मैं ये करूंगा, ये करूंगी, फिर ये करूंगा, ये आपके स्टेप्स होते हैं। तो फ्रेमवर्क तो आपको जस्ट स्टेप्स बता रहे होते हैं, लेकिन जो आप कहते हैं कि हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, टेस्ट कैसे किया जाता है? टेस्ट के लिए आपके पास कुछ स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं, स्टेटिस्टिकल फार्मूलाज हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हैं, इसमें स्टेटिस्टिक इन्वॉल्व होती है। क्लियर? आप बात समझ आ गई? ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, ये इसके ऊपर नहीं जाना कि इधर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, जितना आपका अच्छा जो होगा ना, फ्रेमवर्क अच्छा होगा, उतने ही आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, मेरे साथ रहना भाई, मुझे हौसला रहता है जब आप देखिए। ये पहला पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो आपके पास लिटरेचर रिव्यू जो होता है, उससे आप क्या मालूम करते हैं? आप रेलेवेंट वेरिएबल्स मालूम करते हैं। आपने लिटरेचर सर्वे करके आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स, रेलेवेंट वेरिएबल्स। फिर उन वेरिएबल्स की बुनियाद पर आप कहते हैं कि किस वेरिएबल का किसके साथ लॉजिकल कनेक्शन है, लॉजिकल कनेक्शन है। ठीक है, आपका लॉजिकल कनेक्शन जो है वो फिर आप एक्सप्लेन करते हैं, एलोबरेट करते हैं थ्रू फ्रेमवर्क। वही बातें बार बार आ रही हैं। एक बात और यहाँ पे नोट कर लें, जब आप वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें एक बात होती है नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। किस नेचर का है और किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन का मतलब था पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेचर का मतलब होता है इंटेंसिटी, नेचर का मतलब होता है इंटेंसिटी। ठीक है, ये लास्ट टाइम अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब एक और बात, अच्छा फ्रेमवर्क कब बन सकता है, उसके लिए क्या चीज जरूरी है? क्या चीज स्ट्रांग होगी तो आपका अच्छा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनेगा? जी, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क किस पे बेस कर रहा है भाई, कोई बताएगा? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क किस पे बेस कर रहा है? फैक्टर्स पे सर बता रहा था, वेरिएबल्स पे, वेरिएबल्स पे और उनके आपस में जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप्स पे। आप बताइएगा आपका फ्रेमवर्क, अच्छा फ्रेमवर्क कैसे डिजाइन हो सकता है, उसके लिए क्या जरूरी है? सर हम फिर डिफरेंट लिटरेचर रिव्यू करेंगे, सर्वे वगैरह करेंगे, तो उससे हमें जितना फिर ज्यादा अच्छा बेटर पता आपका चलेगा। लिटरेचर रिव्यू होगा, जितना अच्छा आपका लिटरेचर रिव्यू होगा, उतना ही अच्छा आपका फ्रेमवर्क बनेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, और जितना अच्छा लिटरेचर रिव्यू या आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनेगा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जब अच्छा बनेगा तो उससे हमें क्या फायदा होगा? सर रिजल्ट गुड होंगे, नहीं, अच्छे होंगे। देखें जरा, आप इसको समझिए ना, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम इसलिए बनाते हैं कि उसकी बेस पे हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। देखें, आपने लिटरेचर रिव्यू किया, उससे वेरिएबल्स निकाले, रिलेशनशिप निकाला, उस रिलेशनशिप पे आपने फ्रेमवर्क बनाया, फ्रेमवर्क की बेस पे आप क्या बनाएंगे? हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होती हैं? डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, जो डिफरेंट वेरिएबल्स को रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। ये गपशप है। अच्छा, अच्छा, यहां पर ये बात हो गई कि वही बात दोबारा ये कर रहा है कि फ्रेमवर्क आपका जो है वो आपको प्रोवाइड करता है एक बेटर रिसर्च के लिए, अच्छी रिसर्च, अच्छे हाइपोथेसिस बनाने के लिए आपके फ्रेमवर्क। अब क्या है जी, जरा आप देखें, तीन चीजें, ये वो बात जो मैं बार बार कर रहा था वो यहाँ पे, आपका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है वो आपके वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बताता है, लॉजिक बताता है कि इनकी रिलेशनशिप क्यों है, और इनकी नेचर और डायरेक्शन बताता है। बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। हमने देख लिए, एक है लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू से हमें वेरिएबल्स आएंगे, उनकी नेचर आएगी, सॉरी उनका रिलेशनशिप आएगा, उसकी बेस में हम क्या बनाएंगे?
थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कुछ भी स्टेप्स हैं जो क्या बता रहे होते हैं कि वेरिएबल्स कौन से इन्वॉल्व हैं, उनका क्या रिलेशनशिप है, नेचर क्या, डायरेक्शन क्या है। जब फ्रेमवर्क बन जाता है तो हमें क्या हासिल होता है, हम क्या बना लेते हैं, हाइपोथेसिस बना लेते हैं। ठीक, शाबाश जी। आप देखें जी, आप थोड़ी सी इन डेप्थ बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखें जी, कहते हैं कि जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो आपके पास डिफरेंट वो होते हैं, थ्योरीज होती हैं, और वो थ्योरीज जो होती हैं उसकी बेस पे हम कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं, मतलब रिलेशनशिप बता रहे होते हैं। एक मिनट जी होल्ड कीजिएगा, मुझे कॉल आ रही है और मैं जरा देखता हूँ ये क्या है, इनको क्या मसला हो गया। ओके सर। अच्छा जी, अब हम आते हैं, जब हम डिफरेंट लिटरेचर रिव्यू को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज आती हैं। थ्योरीज नॉर्मली जो होती हैं वो क्या होती हैं, जेनेरिक होती हैं, और वो डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो आप डिफरेंट थ्योरी से लेते हैं। ठीक है जी, आप कुछ आर्गुमेंट्स लेते हैं, अच्छा आप कुछ लॉजिक्स लेते हैं, कुछ लॉजिक जो आपने कहते हैं कि आर्गुमेंट्स हैं, वो आप डिफरेंट थ्योरी से ले रहे होते हैं। अच्छा, बाद औकात ये होता है कि आपके पास पहले से फ्रेमवर्क अवेलेबल भी होते हैं, ठीक है। देखें, जब आप रिसर्च कर रहे हैं डिफरेंट थ्योरीज हो सकती हैं, ठीक है, उन थ्योरीज के अंदर वो डिफरेंट आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, और बाद औकात ऐसा भी होता है कि आपके पास पहले से फ्रेमवर्क या स्टेप्स अवेलेबल होते हैं। मैंने कहा फ्रेमवर्क कुछ भी नहीं है, जस्ट स्टेप्स हैं। अच्छा, अब ये हो सकता है कि जरूरी नहीं है, आप मोर देन वन थ्योरीज को भी कंबाइन कर सकते हैं अपना फ्रेमवर्क बनाने के लिए, ठीक है, और आप न्यू कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, आप रेडीमेड फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं। जस्ट ये आपको बता रहा है कि फ्रेमवर्क क्या हो सकता है। फ्रेमवर्क जो है वो डिफरेंट थ्योरीज पे भी बेस कर सकता है, आप नया कोई एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं, आप नया फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं। क्लियर? यस सर। फ्रेमवर्क क्या है, कोई बताएगा अभी? फ्रेमवर्क क्या है? कंसेप्चुअल मॉडल है। क्या है ये फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क के स्टेप्स होते हैं जो ये बता रहे होते हैं कौन से वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है, उनका इसमें क्या रिलेशन है, उसकी लॉजिक बता रहे हो। ठीक है जी, उनका लॉजिक क्या है, नेचर क्या है जी सर, और रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कुछ फीचर्स होते हैं इसके, उसको हम कंपोनेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क भी कहते हैं। वो सिंपल है, कोई नई चीज नहीं है, यही बातें जो हम अभी कर रहे हैं वही आ जाएगा। तो 6 इसके वो हैं। अच्छा, आपके जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है उसको कैसा होना चाहिए, वो आइडेंटिफाई कर रहा हो आपके इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, जो रेलेवेंट वेरिएबल्स हैं जो आपने स्टडी करने हैं, उनकी लॉजिक को डिस्क्राइब कर रहा हो, उनके रिलेशनशिप्स को बता रहा हो, ये बता रहा हो कि उसमें डिपेंडेंट कौन से वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट कौन से वेरिएबल्स हैं, मॉडरेटिंग कौन से हैं, इंटरवीनिंग कौन से हैं। तो आपके फ्रेमवर्क के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूं, आपके फ्रेमवर्क को ये आइडेंटिफाई भी करे और लेबल भी कर रहा हो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को, इनके आपस में इंटरकनेक्शंस को भी आइडेंटिफाई कर रहा हो, ये भी बता रहा हो कि इंडिपेंडेंट कौन से हैं, डिपेंडेंट कौन से हैं, मॉडरेटिंग कौन से हैं, इंटरवीनिंग कौन से हैं, ये बता रहा हो। ठीक है, यहां तक क्लियर? यस सर। अच्छा, एक और चीज होती है इसमें अंदर, आप जब कह रहे होते हैं कि आपके ये रिलेशनशिप्स हैं, देखिए आप उसको आर्गू कर रहे होते हैं और आपने बाद में उसको देखना होता है, तो आपको ये बताना चाहिए कि क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, why और how we expect certain relationships to exist, आप क्यों और कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप इसमें होगा, एंड नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप।
नेचर क्या है, डायरेक्शन क्या है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी कि फीमेल जो है वो ज्यादा चॉकलेट खरीदती हैं। ये हमारी जो रिफा यूनिवर्सिटी के अंदर कैफे है, उससे फीमेल जो है वो ज्यादा चॉकलेट खरीदती हैं। तो देखिए, हमने एक रिलेशनशिप बताया कि फीमेल्स जो हैं वो चॉकलेट जो है वो ज्यादा खरीद रही हैं। तो क्यों हम ये कह रहे हैं और कैसे क्यों हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये तो हाइपोथेसिस है, ये तो बाद में पता चलेगा कि ये ठीक है कि नहीं, लेकिन हमें इसकी कुछ आर्गुमेंट देने होते हैं। नेचर बतानी होती है, डायरेक्शन बतानी होती है। ठीक है जी, ज्यादा खरीद रही हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा खरीद रही हैं, तो ये नेचर बता देगा, डायरेक्शन पॉजिटिविटी बता देगा। नेचर बहुत ज्यादा खरीद रही हैं, ये उसकी नेचर होगी, डायरेक्शन जो होगा पॉजिटिविटी को बताएगा। अच्छा, फ्रेमवर्क के एंड पे होता क्या है? ये फ्रेमवर्क असल में होता क्या है? ये एक्चुअली आपके पास एक डायग्राम होता है, स्टेप होते हैं ना, तो एक डायग्राम होता है। क्या होता है? डायग्राम। अब हम देख रहे हैं कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के फीचर्स क्या हैं। ये भी जो हम बातें करके आए हैं ये वही बार बार रिपीट होगी। ये देखेंगे, सबसे पहली बात यह है कि आपका पहला फीचर यह है कि आपने वेरिएबल्स की इन्वेंटरी बनानी है। मतलब आपने ये नोट करना है कि कौन कौन से वेरिएबल्स इसके अंदर यूज होंगे। ठीक है, जी बात वही है भाई, वो एक ही बात को बार बार चेंज करके किया जाता है। इन फैक्टर्स को एम्पिरिकल रियलिटीज भी कहते हैं और इनको हम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, सारी पूरी जो आपके पास वो है ना, मेक एन इन्वेंटरी ऑफ वेरिएबल्स, कि आपको पहले पता होना चाहिए कि जो हम स्टडी कर रहे हैं जिस प्रॉब्लम को, उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, खुद बता दें क्या हो सकता है? डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। इनकी नेचर और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये डायरेक्शन होती है। क्लियर? बहुत ज्यादा खरीद रही है, ठीक है जी, यस सर। बहुत कम खरीद रहे हैं, ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप क्या होगा जी? इसके लॉजिक को देखेंगे। गिव क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई वी शुड एक्सपेक्ट द प्रपोज्ड रिलेशनशिप टू एग्जिस्ट। हम उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, लॉजिक देंगे। पहली बात हो गई वेरिएबल्स, दूसरी बात हो गई डायरेक्शन, तीसरी बात हो गई कि उनकी आपने लॉजिकल रिलेशनशिप की कोई लॉजिक देनी है। क्लियर? यस सर। यस सर। परेशान तो नहीं आज? ये तो बहुत आसान टॉपिक है, आज बहुत आसान टॉपिक है हमारे। अच्छा, एक होता है मेक एन इन्वेंटरी ऑफ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होती है ये मैं लास्ट में बता चुका था। प्रोपोजिशन जो होती है वो आप इसमें रिलेशनशिप होता है, एक इक्वेशन टाइप होती है। ठीक है, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू जो वो होते हैं, इनका रिलेशन, इसको हम प्रपोजिशंस कहते हैं। तो आप देखेंगे कि आप जितनी प्रोपोजिशंस बन सकती हैं उनकी एक इन्वेंटरी बना लेंगे या कलेक्शन ऑफ प्रोपोजिशंस बना लेंगे। दो वेरिएबल्स हैं, ज्यादा वेरिएबल्स हैं, अभी हम एग्जांपल से बता देंगे आपको कितने वो आपके पास वेरिएबल्स हैं, उनका इसमें क्या क्या रिलेशनशिप बन सकता है। क्लियर? कितने पॉइंट्स हो गए? 4 हो गए सर। 4 सर। पहला क्या था? पहला क्या था भाई? पहला था मेक एन इन्वेंटरी ऑफ वेरिएबल। हाँ, दूसरा? दूसरा था स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन, रिलेशनशिप स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तीसरा क्या था? ऑफ रिलेशन। तीसरा था लॉजिक बताने। लॉजिक। ठीक है, जी सर। और चौथा है प्रपोजिशन बनाएं। चौथा है मेक एन प्रपोजिशन बन इन्वेंटरी ऑफ गई। प्रोपोजिशन। जी सर। अब क्या होगा? अरेंज दीज प्रोपोजिशन इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। ये जो आपने प्रोपोजिशंस बना दी हैं, ठीक है, इनको आप क्या करें, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में कर दें। ठीक है, ताकि इनका एक हमें रिलेशनशिप बनकर प्रोपोजिशन का भी आप इसमें एक सीक्वेंस आ जाए, इफ पॉसिबल, और नॉर्मली पॉसिबल होता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। लास्ट वन क्या कह रहा है? आपने जो मॉडल है उसका एक डायग्राम बना देना है। क्लियर? यस सर। देखिए, मैं दोबारा आता हूं, इस पूरे को मैं लेसन खत्म हो गया है। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क असल में
है क्या, ये कंसेप्चुअल मॉडल है, जिसे हम अभी देख रहे हैं, एक डायग्राम बनता है। पर्पस क्या है, इसके अंदर आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, और उसकी आप लॉजिक बताते हैं। क्लियर? ये वेरिएबल्स आते कहां से हैं? जितना हम ज्यादा अच्छा लिटरेचर रिव्यू करेंगे, हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे। फायदा क्या है, हम इससे प्रोपोजिशंस बनती हैं, हाइपोथेसिस बनते हैं, और बाद में हम इसको हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं, और उससे हम रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। कोई भी रिसर्च बगैर थ्योरेटिकल मॉडल के नहीं हो सकती। अच्छा, आपने हर रिसर्च में एक अपनी मेथोडोलॉजी बतानी होती है कि मैंने कौन से स्टेप्स हैं, ये सब चीजें आपने बतानी होती हैं। क्लियर यहां तक? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये देखते हैं नेक्स्ट। आज बहुत आसान टॉपिक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग फैक्टर्स जो लेते हैं, हम मैक्सिमम और मिनिमम कितने फैक्टर्स ले सकते हैं किसी एक लिटरेचर वो फ्रेमवर्क के अंदर? अच्छा, ये आपके रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन से क्वेश्चंस उठाए हैं या आप क्या करने जा रहे हैं, तो उसकी बेस पे आप फैक्टर्स उठाते हैं। फैक्टर्स की कोई तादाद नहीं होती, सर अगर फैक्टर्स तो हम ये होते आपके हैं। एग्जांपल जी, अगर हम एक ही एग्जांपल जो आपने दिया उसी को लेकर चले कि अगर हमने लिटरेचर रिव्यू लेना है, अपना सर्वे करना है कि गर्ल्स चॉकलेट ज्यादा बाय करती हैं, इसके अंदर फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? अच्छा अच्छा, गर्ल्स चॉकलेट ज़्यादा खरीदती हैं तो उसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं। पहली बात है कि गर्ल्स चॉकलेट क्यों खरीदेंगी, वो उनके पास उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, अब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खरीदूंगा, जितने ज़्यादा पैसे होंगे मैं उतने ज़्यादा खरीदूंगा। ठीक है, तो इसमें आपकी मनी भी इन्वॉल्व हो गई। क्लियर? आपकी जब आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो उस वक्त टाइमिंग क्या है, आप सुबह नाश्ता करके आए हैं तो आप चॉकलेट खाएंगे उसके बाद? जी, तो फैक्टर्स तो बहुत से होते हैं। जब आप उसके कहते हैं ना कि ये चॉकलेट ज्यादा खरीदते हैं तो उसमें तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं। एज ग्रुप भी काउंट करती है। ठीक है, मीन्स ये कि उसके अंदर इन्वॉल्व हर एक चीज को हम उसका फैक्टर कह देंगे, जी 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 इन मनी, उसका टाइम, उसका डिस्टेंस, हर चीज को। जी जी, बिल्कुल एज फैक्टर है। ठीक है, और सर जी जी, और आपने क्यूरीज का बताया है कि वो जेनेरिक होनी चाहिए। कौन सी क्यूरीज? आपने रिव्यू के अंदर हमें क्यूरीज का बताना है कि उसमें क्यूरीज होती हैं, और आपने कहा कि उसको जेनेरिक होना चाहिए। नहीं नहीं, थ्योरीज का मतलब ये होता है, देखिए थ्योरीज जो है ना वो पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं। मतलब आप जैसे कह रहे हैं ना कि फीमेल चॉकलेट ज्यादा खरीदती हैं, हो सकता है इसके ऊपर पहले से थ्योरीज हो, तो हमें उसे भी देखना पड़ता है। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है अब आपको? स्क्रीन शो हो रही है? नो सर। जी, नो सर, अभी नहीं हो रही। अच्छा मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अब शो हो रही है? अब शो भी है? जी सर। आप जी 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 सर। अच्छा भाई, आज बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, 2-3 ये देख लें। इसमें अभी आ गया रिसर्च डिफिनीशन एंड रिसर्च प्रपोजल। ये मैंने आपको कहा ना, इन कहानियों में मत जाएं, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ प्रॉब्लम डिफिनीशन क्या होता है और रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और इसके पार्ट्स क्या होते हैं और उनकी क्या वो होती है। फिर आप इसको भी पढ़ते रहे। मैंने आपसे एक डॉक्यूमेंट शेयर की हुई है, नोट्स, आप उसको पढ़ते हैं। ये नोट्स से ही ये स्लाइड्स बनाई गई हैं। क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। एक अदर आपके पास नोटबुक, एक अदर नोटबुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए। अच्छा, एक अदर जी नोटबुक सर। आपके पास हमेशा होनी चाहिए। यस सर। यार ये कौन लोग हैं जो बार बार आते हैं और जाते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात है व्हाट इज प्रॉब्लम डिफिनीशन। एक्चुअली प्रॉब्लम डिफिनीशन का मतलब होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट।
प्रॉब्लम डेफिनेशन इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, कौन सा आपका प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? मुझे यस सुनो तो बोले ना। यस सर। अच्छा, अब आप जरा अपने पास एक कॉपी पे नोट रखें, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है, जरा ये भी देख लीजिएगा। आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आप अपना रिसर्च एरिया सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिसर्च एरिया सेलेक्ट करते हैं। ये जरा 2-3 चीजें हैं, जरा आप नोट करते जाएं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हैं। रिसर्च एरिया सेलेक्ट करते हैं, फिर आप उसको नैरो डाउन करके आप उसमें से सब एरिया सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब एरिया सेलेक्ट करते हैं। फिर आप इसको नैरो डाउन करके सब एरिया के अंदर मजीद नैरो डाउन करके कोई नेक्स्ट सब एरिया मालूम करते हैं। क्लियर? यस सर। देखिए, अब जरा इसको पहले हम समझ लें तो फिर आगे रिसर्च टॉपिक क्या होता है उस पर आएंगे। देखिए, हम फर्स्ट कीजिए, आपने रिसर्च स्टार्ट करना चाहे, अब आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर से रिसर्च स्टार्ट करनी है। कोई अपना ये बताएगा किस में वो कोई करना चाहता है रिसर्च? कोई बताएगा? 2-3 लोग बता दें, मैं फिर उसकी हेल्प से आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको। एनीवन? सर नेटवर्किंग में। कंप्यूटर नेटवर्क्स में। चलिए, एक ने कहा कंप्यूटर नेटवर्क्स में, और कोई? एनीवन? मैं सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरे का जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तीसरा एज कंप्यूटिंग सर। जी, एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये आपके पास आ गए। देखिए, ये आपके एरियाज कहलाएंगे। ये आपके क्या कहलाएंगे? एरियाज। रिसर्च एरियाज। मैं नेटवर्क की मिसाल लेता हूँ। अब नेटवर्क्स में जिस बंदे ने कहा कि जी मैं नेटवर्क में करना चाहता हूँ, तो हम उसे पूछेंगे नेटवर्क तो बहुत ब्रॉड एरिया है, आप बताएं नेटवर्क्स में आप किस में करना चाहते हैं? तो फर्क कीजिए, वो कहते हैं मैं वायरलेस नेटवर्क में करना चाहता हूँ। मैं किस में करना चाहता हूँ? वायरलेस। तो ये वायरलेस नेटवर्क क्या हुआ? सब एरिया। वायरलेस नेटवर्क क्या हुआ? सब एरिया। सब एरिया। अब जिन्होंने हमने कहा कि वो आप सब ये वायरलेस नेटवर्क में करना चाहते हैं, तो भाई वायरलेस नेटवर्क में भी तो काफी हैं। आप वायरलेस नेटवर्क में क्या करना चाहते हैं? तो वायरलेस नेटवर्क में वो कहेंगे जी मैं एडहॉक नेटवर्क में करना चाहता हूँ। तो देखिए, हम आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन कर रहे हैं। नेटवर्क्स, वायरलेस नेटवर्क्स, एडहॉक नेटवर्क्स। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा, जब आप एडहॉक नेटवर्क की बात करते हैं तो फिर हम आपसे पूछते हैं कि एडहॉक नेटवर्क तो बहुत बड़ी चीज है, आप किसमें करना चाहते हैं? तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। मतलब आपने देखा होगा मैनेट्स मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स हैं, सेंसर नेटवर्क्स हैं, वेहिकुलर एडहॉक नेटवर्क्स हैं। तो फर्क कीजिए, हम कहते हैं आप किसमें करते हैं, तो वो कहते हैं जी वेनेट्स में करना है, वेहिकुलर एडहॉक नेटवर्क्स में। तो देखिए, हम नैरो डाउन कर रहे हैं। अब वेहिकुलर एडहॉक नेटवर्क्स में जब बात करते हैं तो ये भी सब एरिया है, सब एरिया का सब एरिया। अब हम इनसे कहते हैं कि भाई आप किस में करना चाहते हैं? ये मेहनत तो बहुत ज्यादा है। तो वो कहते हैं कि हम राउटिंग प्रोटोकॉल में करना चाहते हैं या ब्रॉडकास्ट प्रोटोकॉल पे करना चाहते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? Yes. या सिक्योरिटी पे करना चाहते हैं। तो ये सब आगे क्या हो गए? मजीद सब एरियाज हो गए। क्या हो गए? सब एरिया। सब एरिया। अब फर्क ये, हम कहते हैं आप सिक्योरिटी पे करना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी के अंदर जो है वो फिर आप देखें तो CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। अब आप किस में करना चाहते हैं? वो कहते हैं कि मैं इंटेग्रिटी पे करना चाहता हूँ, मैं कॉन्फिडेंशियलिटी पे करना चाहता हूँ, या एक बंदा कहता है कि मैं राउटिंग प्रोटोकॉल पे करना चाहता हूँ। तो फिर हम देखेंगे प्रोटोकॉल में आप किस में करना चाहते हैं। तो एरिया और सब एरियाज की आपको समझ आ गई? जी सर। यस सर। अच्छा, अब एक चीज होती है टॉपिक। टॉपिक क्या चीज होती है? फर्ज कीजिए आप कहते हैं कि हमने जो है ना व्हीकल नेटवर्क के राउटिंग प्रोटोकॉल पे करना है या ब्रॉडकास्टिंग प्रोटोकॉल पे करना है। तो अब आपका ये टॉपिक हो जाएगा। यहां पर आप आके खड़े हो गए कि भाई ये मेरा वो है, तो हम इसको टॉपिक कहते हैं, रिसर्च टॉपिक। जी सर। अब टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम डेफिनेशन कहां से आती है?
बात कीजिए, हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि इनकी एफिशिएंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इनकी हम एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। बढ़ा ठीक है, अब वी वांट टू इंप्रूव एफिशिएंसी, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मुझे बताएं प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा? प्रॉब्लम डेफिनेशन सर यही हो जाएगी कि इन्हांसमेंट ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ, प्रॉब्लम क्या है? जी प्रॉब्लम क्या है? ये तो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ ना, टू इम्प्रूव जी सर। एफिशिएंसी ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है, कोई बताएगा? जी टाइम Anyone? कॉम्प्लेक्सिटी, जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी प्रॉब्लम है जिसे हमने ठीक करना है, इम्प्रूव करना है। अच्छा, अब मैं इस तरह कहता हूँ कि देयर आर मेनी राउटिंग प्रोटोकॉल फॉर वेनेट्स, बट देयर इज नीड टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन एफिशिएंसी। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसको हम जब प्रॉब्लम कहेंगे ना, तो प्रॉब्लम इस तरह होता है कि बहुत से राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, बट they are not much efficient, there is need to improve their efficiency. Clear? यस सर। यस ये सर। था प्रॉब्लम। अब आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आई? यस सर। देखें, मैंने 3 कंसेप्ट देने की कोशिश की आपको यहाँ पे। एरिया क्या होता है, सब एरियाज क्या होते हैं, टॉपिक क्या होता है, और प्रॉब्लम डिफिनीशन क्या होती है। तो अब मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे किसी एक एग्जांपल से, जल्दी से बता दे कोई बंदा। सर प्रॉब्लम डेफिनेशन ये होती है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि जिसमें हम देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व, उसमें हम देखते हैं रिसर्च एरिया, उसकी सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद हम नैरो डाउन करते हैं सब एरियाज में। उसके बाद आ जाता है सर रिसर्च में, देखते हैं हमने रिसर्च कौन सी करनी है, यानी कि कोई भी एक, जैसे कि हमने नेटवर्क में करनी है या किसी भी फील्ड में करनी है, वो हमारा रिसर्च एरिया बन जाता है। उसके बाद हम जैसे उसमें उसको देखते हैं, फर्दर स्पेसिफाई करते हैं कि हमने किस में करनी है, यानी वायरलेस में करनी है, एडहॉक में करनी है, व्हीकल में करनी है, वो हमारे सब एरियाज बन जाते हैं। उसके बाद हमारा एक अच्छा, रिसर्च बन जाता है कि जैसे अब हमने मैं हर इसमें फर्दर पूछूंगा, किया है। मैं पूछूंगा, मुझे वन बताएंगे, मैं नाम भी लेते जाता हूँ जिनका सामने आ रहा है नाम। मोहम्मद मजहर अली, आप बताइएगा जी, आप किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं? मजहर अली, पता मैं चलेगा हम सर मौजूद हैं कि नहीं। जी सर, मैं जी, यहाँ मौजूद हूँ। मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में करना चाहता हूँ। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किस में करेंगे? अब ये बताएं ना जरा, थोड़े एक दो बंदों को हम किस में करेंगे। अब ये रिसर्च नहीं होती कि मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में करूंगा, इसके अलावा क्या किस में करेंगे। अब आपको देखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी आने का मतलब ये है कि जब आप रिसर्च करने लगे तो आपको ये सारी थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। जी बताइएगा। चलें, फरिया अकबर, जिस नाम से तरतीब से सामने नाम आ रहे हैं मैं उसी से बताऊं। फरिया अकबर मौजूद है यहाँ पे? यस सर। आप रिसर्च करना चाहेंगी? डेटाबेस में। डेटाबेस में आपने कितना स्कोप का है? डेटाबेस में किस में करेंगी? यार डायग्राम कोई भी किसी यार डायग्राम में कर लेंगे या कोई इस तरह से नेटवर्क में। चले, आपकी नींद बराबर नहीं है। सहरा कंवल साहिबा, आता हूँ सब तरफ आता हूँ। सहरा कंवल साहिबा, मैंने अभी सोचा नहीं है कि किस टॉपिक पे करेंगे। चलें, सहरा कंवल है यहाँ पे? नहीं है। यस सर। चले म्यूट कर दें फरिया जी। सर सायरा कंवल हियर। कौन से टॉपिक में करना चाहेंगे जी? सर मैं नेटवर्किंग के अंदर करना चाहूंगी। में किस में करना चाहेंगी? सर नेटवर्किंग का अगर नेक्स्ट फर्दर भी मैंने सोचा नहीं है, इंशाल्लाह इसके बारे में फर्दर रिसर्च करके फिर देखिए, बताऊंगी।
मेरे यहाँ लेक्चर का मकसद क्या है, आपको सर्च पता चल जाए कि एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है, प्रॉब्लम को कैसे प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। हाफिज है मौजूद? ये देखेंगे आज कोई लोग यहाँ मौजूद ही नहीं है। जी आप किस टॉपिक पे करना चाहेंगी? सर मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे करना चाहूंगी, उसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसमें जी? किस पे करना चाहेंगी? बायो मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर पे करना चाहेंगी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किस पे करना चाहेंगी? सर उसके अंदर मैं उसकी जो हमारी ग्रोइंग डिजीजेज हैं ड्यू टू बैक्टीरिया की वजह से या जो कॉज करती हैं या जिस वजह से कॉज होती हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहूंगी। कौन सी डिजीज? तो ये मेरा डिजीज main तो बहुत सी हैं, स्किन डिजीज है, आई डिजीज है, कौन सी डिजीज? एक्चुअली सर हाँ फैक्टर जो है हमारे पास उस टाइम पर बैक्टीरिया होगा जो कि ये कॉज कर रहा होगा। इन शॉर्ट मैं बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करूंगी कि किस तरह के डिजीजेस कॉज कर सकता है और हम उसे किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स। करें। अब मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ। देखिए जी, मैं हमेशा लेमैन के स्कूल में काम करवाता हूँ। सिंपल सी बात ये है कि आप जब रिसर्च एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप कह रहे होते हैं कि मैंने किस बुक में काम करना है, कौन से कोर्स में करना है। जैसे किसी ने कहा कि नेटवर्क्स में करना है, किसी ने कहा डेटाबेस में करना है, ठीक है, किसी ने कहा डेटा साइंस में करना है। क्लियर यहाँ तक? ये समझ आ गई? एरिया का मतलब होता है आप बुक सेलेक्ट करें। एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब क्या होता है? कोर्स सेलेक्ट करें, बुक सेलेक्ट करें। सब एरिया का मतलब क्या है? सब एरिया का मतलब क्या है? उसके अंदर जाके कोई टॉपिक सेलेक्ट करना, एक फील्ड में रहते हुए उसके अल्लाह के बंदो, सादी बातें कर रहा हूँ मैं, सादा आदमी हूँ, सादे बातें करता हूँ। अब बुक के अंदर आपने चैप्टर सर। करना है। जैसा बुक की बात होगी ना, बुक के अंदर जो यूनिट है वो चैप्टर है, चैप्टर को सिलेक्ट करेंगे। अब चैप्टर के अंदर जब जाएंगे तो फिर क्या सिलेक्ट करेंगे? फिर टॉपिक देखेंगे। चैप्टर के अंदर क्या होते हैं? सेक्शंस, टॉपिक्स होते हैं ना। आप टॉपिक सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। अब अगर मजीद इसको देखें तो फिर आगे कैसे नैरो डाउन करेंगे? टॉपिक के अंदर जाके टॉपिक जो सब टॉपिक्स सब होंगे टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? तो देखें ये होती है सिलेक्शन। अच्छा ये तो एक तरीका हुआ लेमैन के लिए। अब ये प्रोसेस होगा कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा? तो आप ये बात याद रखें कि आपने नेटवर्क सेलेक्ट किया या डेटाबेस सेलेक्ट की या डेटा साइंस सेलेक्ट की या बायो सेलेक्ट की, तो आप पहले इसके पेपर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पेपर पढ़ेंगे। पेपर पढ़ेंगे। अच्छा, हमेशा मैं एडवाइस करता हूं कि आप पहले इनके सर्वे पेपर्स, रिव्यू पेपर्स पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सर्वे पेपर सर्वे पेपर वो पेपर हैं जिसमें उस टॉपिक का पूरा सर्वे किया गया होता है। कोई नई रिसर्च नहीं की गई होती, लेकिन उस टॉपिक को एक्सप्लोर किया गया होता है, रिव्यू होता है। बात अगर नेटवर्क करना चाहते हैं तो पहले नेटवर्क के आपके पास जो रिव्यू पेपर्स हैं, सर्वे पेपर्स हैं, आप पहले उनको स्टडी करेंगे। इट्स ओके? यस सर। अच्छा, जब आप ये स्टडी करते हैं तो आपको इसको एक्सप्लोर करते हैं, आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। फिर आप क्या करेंगे? आपने जो सिलेक्ट है आप ये उस पर, ये नेटवर्क के बाद आपने वायरलेस नेटवर्क सेलेक्ट किया है तो वायरलेस नेटवर्क के ऊपर सर्वे पेपर्स पढ़ेंगे। ठीक? क्लियर? यस सर। आपने वायरलेस नेटवर्क के अंदर एडहॉक नेटवर्क को सिलेक्ट किया है तो फिर क्या करेंगे? फिर उसके ऊपर पढ़ेंगे सर सर्वे पेपर। एडहॉक से रिलेटेड फिर रिसर्च पेपर या सर्वे फिर पेपर आपने राग के बाद वेनेट्स पढ़ा तो वेनेट्स के ऊपर पढ़ेंगे। तो जिस पे आप काम कर रहे होते हैं आप उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस भी होता है, लेकिन इसमें अगर आपके पास टीचर की गाइडेंस हो तो आप जल्दी से भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। मैं जब बच्चों को रिसर्च करवाता हूँ, जो मेरे साथ रिसर्च करते हैं, तो उनको मैं कहता हूँ कि आपने एटलीस्ट उस टॉपिक पे 50 पेपर्स पढ़े हों। क्या किए हों? 50 पेपर पढ़े हो।
50 पेपर्स पढ़े हों। अब पढ़ा कैसे जाएगा वो फिर हम बाद में उनको बताते हैं। तो इसके बाद देखिए, अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, एरिया क्या होता है, सब एरिया कैसे सिलेक्ट करते हैं, टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम डिवीजन कैसे करते हैं, यहाँ तक? यस सर। यस सर। अच्छा, सर हो गया क्लियर। ये देखिए पूरी जो कहानी यहाँ लिखी हुई है ना, आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, प्रोफेसर से मिलते हैं, असातिज़ा से मिलते हैं, डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स पे जाते हैं, और इस तरीके से आप अपना एरिया, सब एरियाज, यहाँ तक के टॉपिक और प्रॉब्लम डिवीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, Yes, मैं डाटा साइंस में रिसर्च करता हूँ, करवाता हूँ, तो मैं आपको एग्जांपल जो दूंगा डाटा साइंसिस की दूंगा, ठीक है? अब आते हैं Yes. नैरोइंग अ टॉपिक इनटू अ रिसर्च क्वेश्चन। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आपने नैरो डाउन कैसे करना है। जैसे आपने एक टॉपिक तो चूज कर लिया है, अब टॉपिक को मजीद नैरो कैसे करेंगे ताकि उससे रिसर्च क्वेश्चन निकलें। तो उसमें पहली बात वही है जो भी मैं बता चुका हूँ कि आपने डिफरेंट लिटरेचर रिव्यूज करने हैं, पेपर्स पढ़ने हैं, वहां से आपको पता लगेगा लोगों ने क्या काम किया हुआ है, क्या काम हो सकता है, उनके काम में क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। दूसरा, उन पेपर्स में पता है क्या होता है कि कैसे क्या फ्यूचर वर्क हो सकता है। यहाँ पर रुक जाएं और मेरी बात को गौर से सुने, ये आपके लिए बहुत अहम बात है। आप अपना नैरो डाउन कैसे रिसर्च क्वेश्चन करेंगे या आप अपना रिसर्च क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे? पहली बात, आपने लोगों के कामों को स्टडी करना है, रिसर्च पेपर, प्रीवियस रिसर्च पेपर्स को स्टडी करना है, लेटेस्ट को करना है, लास्ट 3 इयर्स के अंदर जो काम हुए उनको खास तौर पे करना है, और लास्ट ईयर पे जो हुआ उसको खास तौर पे करना है। ठीक? Yes. क्लियर? यस एक सर। चीज ये होती है कि आप उस पेपर्स को आखिर में लिखा होता है कि मजीद क्या काम हो सकता है, फ्यूचर वर्क, आप उसको उठाकर वो काम कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट डे होता है स्टार्टिंग में, ये ध्यान में रखिएगा। ये बहुत से बच्चे जो है ना वो फ्यूचर वर्क देख लेते हैं और फिर बाद में वो कर नहीं सकते। फ्यूचर वर्क में आपको ये नहीं पता चलता कि ये काम जो है वो 1 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा। एक और तरीका भी है कि आप इनके काम को स्टडी करें और इनके काम की लिमिटेशंस को देखें। क्या किसको देखें? लिमिटेशंस। Limited. मतलब वो कहते हैं कि हमने फर्ज ये अभी नेटवर्किंग में बात कर लेता हूँ, वो कहते हैं हमने 10 नोड्स के साथ 10 कंप्यूटर्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये रिजल्ट आया है, और हमारी जो बैंडविड्थ थी इतनी थी, हमारी कैपेसिटी इतनी थी, और ये वक्त के साथ साथ तो हर चीज बढ़ रही है। तो आप कह सकते हैं कि भाई जब इन्होंने ये काम किया था अब हमारी बैंडविड्थ ज्यादा हो चुकी है, हम इसको मजीद नेटवर्क के ऊपर नोड ज्यादा कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। क्या है? Yes. Sir. बात समझ आ रही है? यस एक सर। होता है लिमिटेशन को देखना, एक होता है फ्यूचर वर्क को देखना, एक होता है उनकी मेथोडोलॉजी के अंदर कुछ आप वीकनेसेस देख लें और आप उसको भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अपना लिटरेचर को देख के कर सकते हैं। दूसरी बात है कि टॉक और आइडियाज विद अदर्स, आप दूसरों से डिस्कस भी कर सकते हैं और डिस्कस करके भी आप रिसर्च क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। लास्ट sir. संडे को एक टॉक हुई थी अबाउट टीचर्स ने दिया था, आप लोगों ने अटेंड किया था? यस सर किया था अटेंड। उसमें मैंने आखिर में कुछ बात की थी कि आप जब अपना रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हो, तो 3 बातें मैंने बताई थी कि 3 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आपके पास खुद से कोई प्रॉब्लम हो, आप जाकर टीचर से कहें कि जी कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, हम उस पर काम करना चाहते हैं। तीसरा ये होता था कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये काम हो जाए। क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर? यस सर। क्या बात। अच्छा, अब एक और चीज होता है, आप कैसे नैरो डाउन कर सकते हैं। देखिए, मैं सोशल मीडिया एनालिटिक्स पे काम कर, हम फेसबुक से कमेंट्स लेते हैं, फिर उसके ऊपर चेक करते हैं कि लोगों ने किसी ब्रांड के बारे में लोगों की क्या राय है, लोग की क्या कमेंट्स हैं। तो आप अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं तो बाद औकात आप उसको एक स्पेसिफिक पीरियड तक भी महदूद कर सकते हैं। फर्ज कीजिए मैं कमेंट लेता हूँ नेटवर्क से, अपना फेसबुक से, और उसको एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक तरीका ये भी है कि मैं कहूँ कि जस्ट मैं 2020 के कमेंट्स लेता हूँ या जस्ट 19 और 20 लेता हूँ। आपका
स्पेसिफिक हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यस सर। हम सिर्फ पाकिस्तान के जो कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, या हम लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो आप ज्योग्राफी की यूनिट को भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। इस तरह भी आपका टॉपिक जो होगा स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है? यस सर। क्लियर? यस सर। अच्छा, तीसरी क्या होता है कि आप कैटेगरीज ऑफ पीपल, यूनिट्स वगैरह को भी देखते हैं। हम कहते हैं हम जो कमेंट देख रहे हैं वो हम जस्ट फीमेल के कमेंट्स देख रहे हैं, या मेल के कमेंट्स देख रहे हैं, या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के कमेंट्स देख रहे हैं। तो आप इस तरह कैटेगरीज भी सब ग्रुप्स में भी जा सकते हैं। ठीक है? यस सर। ये अच्छा, यस सर। यहाँ मेरी एक बात याद रखें, जितना आपका एरिया, टॉपिक, क्वेश्चन स्पेसिफिक होगा उतनी रिसर्च करना आसान होगा। मैंने क्या कहा? जितनी मेरी बात को एक्सप्लेन कर दे कोई। सर जितना टॉपिक स्पेसिफिक होगा उतना ही उसके ऊपर रिसर्च करना आसान होगा। आपका रिसर्च क्वेश्चन जितना स्पेसिफिक होगा, अच्छा, लेकिन एक दूसरी बात भी है, क्वेश्चन या आपका स्पेसिफिक होगा उतना ही ज्यादा आपको लिटरेचर को रिव्यू करना पड़ेगा। तो आपको बेहतर है कि आप रिव्यू पे टाइम ज्यादा लगाएं तो रिसर्च आसान हो जाएगी। लोग लिटरेचर रिव्यू पे कम वक्त लगाते हैं जिससे उनकी रिसर्च लंबी हो जाती है, क्लियर, मुश्किल हो जाती है। यहाँ क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, चौथी चीज क्या है कि आपको अपना एम, ऑब्जेक्टिव पहले से डिफाइन करना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं? एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव के बारे में कोई बता सकता है? एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्या फर्क है? तो ये बताया था ये सर क्वांटिटी वाइज नहीं होता, क्वालिटेटिव होगा। एक में व्हाट आता है, एक में व्हाई आता है। एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? व्हाट। एक्सप्लेनेटरी में क्या होता है? व्हाई। एक्सप्लेनेटरी में तो आपको कुछ पता नहीं होता, आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जस्ट आप एक चीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव का भी होता है कि आप कह रहे होते हैं व्हाट इज इट। एक्सप्लेनेटरी का मतलब है व्हाई इट इज। ठीक है? तो पहले से आपको अपने क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। क्लियर होगी? यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात जो है, आपको पता होना चाहिए कि आप अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं कि बेसिक रिसर्च कर रहे हैं। अप्लाइड और बेसिक में क्या फर्क है? जल्दी से बताइएगा। अल्लाह के बंदो, बेसिक रिसर्च जो होती है वो किसी थ्योरी के ऊपर की जाती है, और अप्लाइड का मतलब होता है कि किसी चीज को, किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है। तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? यस सर। अच्छा, आप स्टार्ट में एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उन रिसर्च क्वेश्चन को आप हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हैं। समझ आ गई? यस सर। पहले क्वेश्चन बनाएंगे, पहले फिर उसे आपको क्वेश्चन बनाना है, फिर उस क्वेश्चन का हाइपोथेसिस। क्वेश्चन में और हाइपोथेसिस में फर्क क्या है? ये मुझे कोई बता देगा? सर क्वेश्चन एक होता है, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हाइपोथेसिस, उसके सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। तो मुझे कोई एग्जांपल देना जी, मैं तो लेमैन की उसमें बात करता हूँ, मेरे साथ लेमैन की तरह बात क्या करें? सर जैसे आपने वो एग्जांपल दी थी कि फीमेल चॉकलेट से ज्यादा खरीदती हैं, तो हाइपोथेसिस होगा ना, जरूरी नहीं है वो ज्यादा खरीदे या कम खरीदे। तो हमने तो क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन क्या हुआ फिर? तो चॉकलेट से ज्यादा क्यों खरीदती हैं, ये होगा? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हम एक सवाल कर रहे हैं कि कौन सा जेंडर ज्यादा चॉकलेट खरीदता है, सही, मेल या फीमेल? ठीक है, ओके। यस यस ये हमारा क्वेश्चन था कि हमें पता चल जाए कि कौन ज्यादा चॉकलेट खरीदता है।
ये आपका क्वेश्चन होता है, आप इसकी हाइपोथेसिस बनाते हैं। जो कैसे बनाते हैं, आप कहते हैं कि फीमेल ज्यादा चॉकलेट खरीदती हैं, ठीक है, या मेल्स कम चॉकलेट्स खरीदते हैं, ठीक है, यहाँ समझ आई। क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में ये डिफरेंस है। क्वेश्चन से आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। कब एक कोई क्वेश्चन बताए और उसका हाइपोथेसिस बनाए। शाबाश जी। एक क्वेश्चन ले लेना। ये भी हो सकता है कि मेल या फीमेल में से सर कौन सीक्रेट ब्रांड का कौन ले लें। चूज। कोई बता देना कोई जी, क्या है, कोई और क्वेश्चन ले लें, कोई ऐसे भाई आपको समझ आ जाए ना ये बात। अल्लाह के बंदो, ये भी हो सकता है कि ज्यादा टेंशन लेने से बीमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती कोई भी। जैसे ये कैंसर अच्छा, का कहते हैं, टेंशन लेने से बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है टेंशन लेने से। डायबिटिक्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा। तो अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी ज्यादा टेंशन ये हो सकता है, फिर आप उसको नैरो डाउन करें कि जी किस एज में ज्यादा हो सकता है, और मजीद नैरो डाउन करें कि मेल और फीमेल में किसको ज्यादा हो सकता है, ठीक है। आप इसको मजीद कर दें, अगर आपका स्टेटस भी कम है और टेंशन भी ज्यादा है तो फिर ज्यादा चांसेस, ठीक है। भाई रिसर्च क्वेश्चन की समझ आ गई हाइपोथेसिस की। यस सर, अब आ गई है। एनीवन? अब आते हैं प्रॉब्लम डिफिनीशन। अब आ जाते हैं आप प्रॉब्लम डिफिनीशन के ऊपर। मैंने अभी भी आपको कहा है प्रॉब्लम डिफिनीशन जो है वो आपका ब्रॉड नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नैरो डाउन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ये जरा लिख लें अपने पास, फोकस होना चाहिए, फोकस क्लियर होना चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम डिफिनीशन ये क्या होनी चाहिए, जरा ये मैं हाईलाइट जो कर रहा हूँ आप अपने ये देखेंगे राइट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम डिफिनीशन हमेशा क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, सक्सेंट होनी चाहिए, और क्लियर आपको उसको पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। जरा मैं दोबारा बताता हूँ, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, पहले तो ये बताएं प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती क्या है, कोई एक एग्जांपल दे दे जी। सर अभी जो हमने देखा रिसर्च टॉपिक कि कौन सा वाला क्वेश्चन हमने रेज किया। नहीं देखिए, प्रॉब्लम डिफिनीशन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट असल में होते क्या है। मैंने मिसाल दी थी कि देयर आर मेनी राउटिंग प्रोटोकॉल्स फॉर वेनेट्स, ठीक है, बट देयर They आर are not efficient. problems in these routing protocols. There should be a study, there should be a work for improving this. अच्छा, हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो बताना चाह रहा हूँ दो बातें हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप प्रॉब्लम बताते हैं कि असल प्रॉब्लम क्या है, कि राउटिंग प्रोटोकॉल तो बहुत से हैं लेकिन दे आर नॉट मच एफिशिएंट, देयर इज नीड टू मेक देम मोर एफिशिएंट। तो अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसके साथ एक और चीज है कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स अगर एफिशिएंट होंगे तो हमारी नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो ये उसकी सिग्निफिकेंस है। इसका फायदा क्या होगा, जितने राउटिंग प्रोटोकॉल एफिशिएंट होंगे उतने ही हमारे नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो एफिशिएंट होगी। क्लियर? टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क वी शुड इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल्स। बात समझ आ गई? यस सर। समझ आ गई। अब यहाँ पर जब हम कहते हैं बात क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, तो फोकस होनी चाहिए, तो आप ये बताएं कि आप किस किस्म के राउटिंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट या प्रॉब्लम डिफिनीशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक हो गया? यस सर। यस सर। दो लोगों के अलावा कोई यस सर नहीं कहता, नो सर ही कह रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, चलिए सही ठीक है। है, इतनी लेट। सर यस यस सर आ रहे। ये अच्छा चलें चलें। देखिए, बात रिसर्च क्वेश्चन जो होते हैं ना वो हम जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं हमें मिल जाते हैं,
बाद औक़ात हमारे जो सीनियर रिसर्चर्स होते हैं, असातिज़ा होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो हमें दे देते हैं। कुछ जो होते हैं वो आपके पास ऐसे रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं जो मार्केट में काम हो रहा है, जो मतलब है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे काम हो रहा होता है, वो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसमें वो आपको क्वेश्चन देते हैं और उसको वो स्पॉन्सर भी करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड स्पॉन्सर्ड रिसर्चेस। क्लियर? ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये वही बात है कि आपके पास जो मैनेजमेंट होती है वो उसको देखती है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज है, जरा इसको आप देख लें। आप जो स्पॉन्सर्ड रिसर्च होती है इसमें ज्यादातर मैनेजमेंट जो होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो रिसर्च स्पेशलिस्ट को हायर करती है, फिर वो इनको बताती है कि हमारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, कंसल्टेंट्स बताते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, आप उसकी बेस पे क्या करते हैं, आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है? क्लियर? यस सर। यस सर। उसके बाद आप अपनी रिसर्च स्टडी को करते हैं। अब स्टडी करने के लिए आपको किन चीजों को देखना होता है, कितनी अर्जेंसी है उसके लिए, टाइमिंग क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कॉस्ट कितनी हम वो कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं स्पॉन्सर्ड रिसर्च में। वैसे भी हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें हम देख रहे होते हैं। क्लियर? यस क्लियर? यस सर। यस यस सर। सर। अभी हम आते हैं रिसर्च प्रपोजल के पार्ट्स के ऊपर। रिसर्च प्रपोजल होता क्या है और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट सेक्शंस होते हैं। देखें जी, रिसर्च प्रपोजल असल में एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट तो होता है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका फुल प्लान होता है, रिसर्च का प्लान होता है। क्या होता है? रिसर्च का प्लान। अच्छा, अब एक और चीज याद रखें, जब आप प्रपोजल की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको जो सबसे मेन चीज देनी होती है, वो आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी होती है कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी। हमारी प्रॉब्लम को अपने प्रॉब्लम डेफिनेशन बतानी है, मैं कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा या करूंगी। क्लियर? यस सर। जी सर। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि आपने इसके अंदर बताना होता है कि आपके कौन से रिसर्च क्वेश्चंस होंगे जिनको आप देखें। किसी भी रिसर्च को आप देखें तो उसमें कई क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन हम अगर हम बात करें एमएस रिसर्च की तो हमारे पास 2 सेमेस्टर होते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जो 2 सेमेस्टर्स में हो सकें। हम ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जिनके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल हो। तो आपने रिसर्च प्रपोजल में अपना रिसर्च डिफिनीशन, रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी होती है, रिसर्च क्वेश्चंस बताने होते हैं। क्वेश्चंस के बाद क्या होता है? क्वेश्चन के बाद क्या होता है अल्लाह के बंदो? उनका प्लान देना होता है कि उनका हाइपोथेसिस होते हैं। हाइपोथेसिस होते हैं भाई। अभी तक मैं बात जो करके आया हूं, आपने प्रॉब्लम डिफिनीशन बतानी है, रिसर्च क्वेश्चन बताने हैं, रिसर्च क्वेश्चन के बाद क्या होते हैं? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद क्या होगा? हाइपोथेसिस के बाद क्या होगा? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। क्या होगा? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इसको हम कहते हैं रिसर्च प्लान, रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब आप दोबारा है मेरे साथ, पहले हमें जो मेन चीज है वो है रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या चीज है? प्रॉब्लम रिसर्च स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फिर क्या होंगे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आप क्या करेंगे? रिसर्च क्वेश्चन। के बंदो रिसर्च क्वेश्चन जी सर। एंड आपका फिर हाइपोथेसिस। फिर क्या होगा? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कहते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कहते हैं कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी। ये सब चीजें अभी इसमें आएंगी। अच्छा, ये जो रिसर्च प्रॉब्लम आता है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, इससे पहले भी कुछ चीज होती है ना। ऐसी तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं आ जाती हमारे पास। उससे पहले हम क्या करते हैं? लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू। माशाल्लाह, गुड। ठीक है, अब आपने बात लिख ले कंपोनेंट्स। जो आपने एमएस में हमें जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो थीसिस है ना, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं प्रपोजल के, जरा ये लिख लें अपने पास। लिख लें। जी सर।
सबसे पहले आपके पास होना चाहिए टाइटल, आपका टाइटल होना चाहिए, ठीक। यस सर। सेकंड इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, जब भी कोई चीज आप लिखेंगे उसका पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। यस सर। इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू, लिखे हैं साथ साथ। यस सर। यस सर। लिटरेचर रिव्यू के बाद होता है हमारे पास प्रॉब्लम Yes, sir. स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, Statement. उसके बाद होते हैं रिसर्च क्वेश्चंस, इसके बाद होते हैं रिसर्च क्वेश्चन के बाद हम लिखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये फ्रेमवर्क इसमें आ जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होती है ना, उसके अंदर आप डेटा का होता है, डेटा साइज, डेटा सोर्स, डेटा साइज, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। क्लियर? Yes, sir. जी सर ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इसको एक दफा रिपीट कर दें, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें पहला आएगा डेटा सोर्स, डेटा साइज, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, Data source, डेटा साइज, data size, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, data percent. ठीक है। Yes, sir. यस सर। फिर इसके साथ और चीज होती है डेटा एनालिसिस टूल्स टेक्निक्स, डेटा एनालिसिस टूल्स टेक्निक्स, किस टूल की मदद से आप डेटा को एनालाइज करेंगे और किस तरह से आप उसको किस टेक्निक से करेंगे। यहां तक ओके? जी सर। जी सर। अच्छा, प्रपोजल हमेशा आप रिसर्च से पहले लिखते हैं। ये प्रपोजल जो है आपके रिव्यूअर्स, आपके टीचर्स पढ़ते हैं, फिर वो उसको क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? रिजेक्ट करते हैं। यस सर। अच्छा, अगर आप देखें ना तो रिसर्च रिपोर्ट जो होती है और जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसमें फर्क कितना है। देखें, जब आप जब रिपोर्ट लिखेंगे ना, जिसे आप थीसिस कहते हैं, तो थीसिस या रिपोर्ट के अंदर यही चीजें होती हैं जो आपने भी प्रपोजल में लिखे हैं, लेकिन उसके अंदर आपने रिजल्ट लिखने होते हैं, डिस्कशन लिखनी होती है और कंक्लूजन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? Result, discussion और conclusion. क्योंकि रिजल्ट आएंगे ना जब आप रिसर्च कर लेंगे। प्रपोजल में तो अभी हमने रिजल्ट नहीं निकाले होते, ठीक है? ज्यादा क्लियर हो गया? Yes, sir. सर इसमें ओवरव्यू ही बस देना होता है प्रपोजल में हमने। नहीं 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 नहीं, प्रपोजल में मैंने आपको चीजें बता दी है ना भाई। आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी होती है, रिसर्च क्वेश्चन लिखने होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखनी होती है और रिसर्च प्लान लिखना होता है। रिसर्च प्लान लास्ट वन है, रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान का मतलब होता है कि कौन से हम कब करेंगे, कितने टाइम के लिए करेंगे। क्लियर? Yes, sir. ड्यूरेशन उसमें आ जी जाएगी। सर। जी, वो गैंट चार्ट जो आप बनाते हैं ना कि भाई किस तरह हम
कौन सी एक्टिविटी कब करेंगे, ठीक है? ओके सर। यस सर। आज आसान है कि मुश्किल है ये चीजें? सर इजी है। अच्छा ये सर देखिए इजी है। क्या है, ये आप कर रहे हैं ना, तो वही चीजें जो भी हम बता रहे थे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, आप कैलकुलेशन की कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, कि डाटा सेट क्या होगा, उसमें से आप सैंपल कितना लेंगे, डाटा कैसे गैदर किया जाएगा, प्रोसेस एनालिसिस कैसे किया जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग, बजट अगर उसमें कुछ चाहिए तो वो क्या है, टाइम शेड्यूल जिसे हम रिसर्च प्लान कह रहे हैं, और टीम ऑफ रिसर्च क्या होगी। तो ये हमारे पास ये हैं। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब आगे देखिए, शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिसर्च के स्टेप देखें ना तो 3 हैं, एक प्रपोजल, एक रिसर्च एक्टिविटी, और एक है रिपोर्ट राइटिंग। तो अभी हमने देखा प्रपोजल, अब हम देख रहे हैं रिसर्च प्रोसेस जिसे एक्टिविटी कहते हैं। अब आप रिसर्च नॉर्मली जो हम करते हैं, हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। हमारी रिसर्च कौन सी होती है? लगभग परसेंट वाले लोग कौन सी रिसर्च कर रहे होते हैं ज्यादातर? एक्सपेरिमेंटल सर। एक्सपेरिमेंटल, हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अभी Yes. आप देखेंगे कि ये रिसर्च का जो प्रोसेस है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अभी हम जरा इसको देखते जाते हैं कि क्या क्या है। कहते हैं कि आपके पास पहले से जो क्वेश्चंस होते हैं, यहां पे इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप जरा देख लें। ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप इसको कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन में देख लें, ठीक है? तो कहते हैं कि आपके पास जो, ये हम कहाँ चले गए, वापस आ गए। अच्छा, अब ये रिसर्च प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि वही बात होगी प्रोसेस के अंदर, ब्रॉड ए प्रॉब्लम एरिया। जो मैं अभी बात करके आया वही है कि आपने शुरू में एक ब्रॉडर एरिया में लेना होता है, फिर उसको नैरो डाउन करना होता है। क्लियर? मैं इन चीजों को रिपीट नहीं करता। ये हो गया यहाँ पर पहला स्टेप। यस सर। वही है रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले जी ब्रॉड सर। ये प्रॉब्लम एरिया होता है, then करते हैं प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्शन करते हैं। प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्शन हम किसको कहते हैं? यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं कि आपने लिटरेचर रिव्यू कर, इसको हम क्या कहते हैं? लिटरेचर रिव्यू। क्या कहते हैं? लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर। आपने लिटरेचर लिटरेचर रिव्यू करना है। प्रिलिमिनरी डाटा कलेक्शन का मतलब यहाँ पे प्रिलिमिनरी डाटा, ये लिटरेचर रिव्यू। फिर आप क्या करते हैं इसके बाद? जब लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं तो फिर क्या आ जाता है आपके सामने? मतलब कि बच्चों अभी जो बात करते हैं, बड़ा एरिया होता है, उसको नैरो करते करते फिर आप क्या करते हैं? लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर आप एक प्रॉब्लम डिफिनीशन पे पहुंच जाते हैं। देखिए रिसर्च एरिया को जब आप एक्सप्लोर करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर सब एरिया, फिर सब एरिया, फिर सब बाद आप प्रॉब्लम डिफिनीशन पे आते हैं। तो प्रॉब्लम डिफिनीशन मैंने ये कहा था कि क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करने से क्या फायदा होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जी यस सर। सर। ये वही बात आ गई कि आपने अपने प्रॉब्लम डेफिनेशन को देखना होता है अपने एंड से कि हम क्यों करने जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? प्रॉब्लम के बाद जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उनका हम कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना लेते हैं। ये मैं तफसील से बता चुका हूँ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है। इसमें कुछ प्रपोजिशंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनका रिलेशनशिप होता है, उनकी लॉजिक होती है। क्लियर? क्लियर? यस जी। सर। यस यस सर। सर। जब आप फ्रेमवर्क बना लेंगे तो फिर आपको हाइपोथेसिस बनाने होंगे। क्या करने होंगे? हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बना के फिर क्या करते हैं? रिसर्च डिजाइन, जिसे रिसर्च मेथोडोलॉजी कह रहा था। डिजाइन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सर पहले क्या हम मतलब है? हाइपोथेसिस नहीं बनाते, बाद में थ्योरेटिकल नहीं करते, फ्रेमवर्क बाद जी, में होता है। हाइपोथेसिस पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, बाद में फ्रेमवर्क करते हैं ना। नहीं, देखें
आपकी प्रॉब्लम आ गया, आपने डिफरेंट वेरिएबल्स को देखा, उनके रिलेशनशिप को देखा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं। जब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बन जाता है, आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है, तो उसकी बेस पे आप, जब तक आपके पास कोई रिलेशनशिप नहीं होगा तो हाइपोथेसिस तो रिलेशनशिप को कर रहा होता है ना। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब रिसर्च डिजाइन जो है ना, एक्चुअली आपके पास है रिसर्च मेथोडोलॉजी कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। मैंने भी आपको बता दिया है, आपने बताना डाटा सोर्स क्या है, डाटा साइज क्या है, डाटा कलेक्ट टेक्निक क्या होगी। एनालिसिस की जब आप बात करते हैं तो आपके पास डाटा एनालिसिस की कौन से टूल यूज करेंगे, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, और एक चीज और भी है इसकी नोट कर लें, डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा विजुअलाइजेशन। क्या होता है? डाटा विजुअलाइजेशन लिख लिया? अच्छा, यस सर। हाँ जरा जी, ये कुछ टेक्निक्स हैं डाटा कलेक्शन की, जरा ये नोट कर लें। सर्वेस किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन की जाती है, कम्युनिकेशन एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस भी इसको कहते हैं, केस स्टडी, फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो नॉर्मली हम जब कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो हम उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, हम इसमें कंटेंट एनालिसिस भी करते हैं, केस स्टडी भी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर। ये कौन बार बार जाता है और आता है? अच्छा, अब कब कौन सा यूज करेंगे हम इसको देखते हैं कि कब कौन सा हम यूज करेंगे। क्लियर? तो ये जरा आप इसको भी नेक्स्ट में देखें। सर्वेस क्या होते हैं? सर्वेस नॉर्मली आपके पास क्वेश्चनेयर्स होते हैं, आप कुछ क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं और वो क्वेश्चनेयर जो है वो फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे तो आप इन पर्सन भी ले जाते हैं, इंटरनेट पे भी ईमेल के थ्रू भी भेज देते हैं, कोई इंटरनेट पे डाल देते हैं और लोग उसके रिस्पॉन्ड करते हैं। ज्यादा क्लियर? क्लियर यस है? सर। यस सर। यस आपके पास क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, ओपन भी क्वेश्चन होते हैं और क्लोज क्वेश्चन भी होते हैं। क्लोज क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपने उनको ऑप्शन दिए होते हैं, मल्टीपल चॉइस जो होते हैं, एमसीक्यू टाइप जो होते हैं, तो इनको हम कहते हैं क्लोज क्वेश्चंस। आपने इसी में से जवाब देना होता है, ट्रू या फॉल्स है, ये क्लोज हैं। ओपन क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसपे आपको खुद लिखना होता है। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस आपके यस सर। नॉर्मली जो क्वेश्चन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? नॉर्मली क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? नॉर्मली क्लोज क्वेश्चन होते हैं, जी, क्लोज क्वेश्चन होते हैं होना नॉर्मली। चाहिए क्योंकि टाइम क्योंकि नहीं लोगों होता के अपने पास इतना टाइम नहीं होता, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो आपको नॉर्मली क्लोज क्वेश्चन आप डिजाइन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन भी होते हैं जिससे हम उनके कमेंट्स ले सकते हैं, बात चीजों पे हम उसमें उनकी राय ले सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका ये मेथड जो है वो कहाँ पे अप्रोप्रिएट होता है? कब हम इसको यूज करेंगे? सर्वेज, जब हमें बहुत से लोगों से डाटा कलेक्ट करना हो, ठीक है, तो हम सर्वे कर लेते हैं, क्योंकि हर एक को इंडिविजुअल को इंटरव्यू करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, ना हमारे पास टाइम होता है और ना उनके पास टाइम होता है। दूसरा जो इस पे कॉस्ट आ रही है, टाइम आ रहा है, तो इसलिए हम सर्विस को बेस्ट। एक्सपेरिमेंट कब होते हैं? एक्सपेरिमेंट का क्या फायदा है? जो हम कंप्यूटर साइंस वाले लोग तो नॉर्मली कर रहे होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, हम देखते हैं कि इस वेरिएबल को चेंज करें तो रिजल्ट में क्या चेंज आती है। इन वेरिएबल्स की अगर वैल्यूज को चेंज करें तो आपके पास कुछ वेरिएबल्स कंट्रोल होते हैं और कुछ को आप जो है वो चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। ये जनरल रिसर्च मेथोडोलॉजी है। लेबोरेटरीज में हम देखते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ हम निकाल देते हैं उससे। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं। ऑब्जर्वेशन बताएगा भाई, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कुछ डाटा चाहिए होता है
लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे होते या लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, तो फिर हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? जी सर, यस सर। यस कम्युनिकेशन एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस? कम्युनिकेशन एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने आपको कहा था कि लोग फेसबुक के ऊपर अपने कमेंट दे रहे हैं, तो वो कमेंट्स क्या है? वो लोगों ने कम्युनिकेट किया हुआ है, लोगों के कंटेंट्स हैं। आप उसको इकट्ठा करते हैं और उसके थ्रू आप उससे मीनिंग्स निकालते हैं। पिक्चर्स, इमोजीज वगैरह जो होते हैं, सिंबल्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, थीम्स होते हैं, आप इनसे वो कर सकते हैं। तो थ्रू आप कंटेंट एनालिसिस भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, न्यूज़पेपर देख सकते हैं। ये कंप्यूटर साइंस में तो नहीं होता, लेकिन जो बाकी सोशल साइंस है उसमें ये हो सकता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। भाई मैं रहा हूँ और आवाज आपकी नहीं निकल रही। रोजा मेरा भी है, रोजा आपका भी है। यस सर। यस सर। क्लास है, इसके बाद क्लास है, तो आप जरा आवाज निकालें, पता लगे कि आपका आज रोजा है और आपने सहरी के साथ रोजा रखा हुआ है। ठीक है? यस सर। यस सर। यस तो जिन सर। लोगों ने सहरी की हुई है तो उनकी आवाज सही आ रही है। अच्छा, अब केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी जो होती है वो आप किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को स्टडी जब करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब जैसे हमने कहा था कि रिफा की फीमेल स्टूडेंट्स है वो ज्यादा चॉकलेट खरीदती हैं, तो अब चॉकलेट खरीदने के लिए हम वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी केस कौन सा केस स्टडी क्या है? रिफा के स्टूडेंट्स। क्या है? रिफा के स्टूडेंट्स। अगर आप किसी तो आपका केस स्टडी बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? केस स्टडी। स्पेसिफिक जो हो जाता है वो केस स्टडी हो जाता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छी बात है अगर ये क्लियर है यहाँ तक। तो एक होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन। कभी आप लोगों ने पैनल डिस्कशन देखी है? कभी पैनल डिस्कशन? यस सर। डिस्कशन सर देखी है? जैसे देखिए सर। कहाँ देखी गोलमेज है? कॉन्फ्रेंस, जी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी। अच्छा, कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें देखिए, और कहाँ देखते हैं? सर मेरी जॉब नेचर है। क्या है वहाँ पे? सर वहाँ पे जो है पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए होते हैं, एक क्लास चल रही होती है, जो स्पीकर को हायर किया हुआ होता है वो उसे एक टॉपिक देते हैं, वो टॉपिक पे बोलता है। फिर पहले डिस्कशन में ये होता है, फिर वो क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, उसमें पीछे फैकल्टी मेंबर बैठे उनकी रेटिंग्स कर रहे होते हैं। सर ये सब कुछ होता है देखिए पैनल वो चीज डिस्कशन। है ना, वो पाकिस्तान में हर रात 9 बजे के बाद जो है आप देखें तो अक्सर वो लाए होते हैं, टॉक शोज होते हैं। टॉक शोज होते हैं ना। जी सर। जी सर। ये ग्रुप डिस्कशन होती है ना, ये एक तरह से ग्रुप डिस्कशन होती हैं। तो यहाँ से आपको डिफरेंट आइडियाज मिल सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने कंप्यूटर साइंस की बात करें तो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के अंदर या डिफरेंट लोगों को आप डिस्कशंस करवाते हैं, और उस डिस्कशन से आपको आइडियाज मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो अगर आप रिसर्च में कोई अपना टॉपिक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंस को वो करें, अटेंड। वहाँ पे लोगों के आपस में डिस्कशंस होती हैं, डिफरेंट लोग अपना रिसर्च जो है वो अटेंड करते हैं और उस पर डिस्कशन होती है, तो आपको वहां से भी आइडियाज मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? जी सर। सर इसमें जी सर। सर इसमें इंटरव्यूज भी आ सकते हैं। जी, सर इसमें इंटरव्यूज इंटरव्यूज आ सकते हैं, लेकिन इंटरव्यूज पहले आ चुके हैं ना। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि ज्यादा लोग होते हैं और वो ज्यादा टाइम के लिए होते हैं। इंटरव्यूज भी इसका एक वो है, जैसे सर्वे है, इंटरव्यूज भी हमारे पास एक डाटा कलेक्शन की टेक्निक है। क्लियर? यस सर। आपने डाटा कलेक्शन कैसे कर ली? आपने डिफरेंट तरीकों से डाटा कलेक्शन, डाटा को आप प्रोसेस कैसे करेंगे? नॉर्मली जो इंटरव्यूज वगैरह में लिए जाते हैं, फिर इसके लिए एक्सेल और एसपीएसएस को यूज करते हैं। एसपीएसएस का नाम सुने? यस सर। वही एक सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं।
आप जब खुद कर रहे होंगे तो आपका डेटा प्रोसेसिंग जो आप भी यूज कर रहे हैं, नेटवर्क्स वाले सिमुलेशन यूज करते हैं, NS2 NS3 नाम सुने NS3 का? अल्लाह के बंदों कोई नाम सुने जिसने NS2 NS3 नाम सुने? यस सर। आपने पाइथन का नाम सुना है? जी सर। डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। Yes, पाइथन का नाम सुना है? इसके अलावा हम वैका का नाम सुना है? वैका जी सर। यस सर। yes, वैका का sir. वो कर लें। से इंस्टॉल भी ये किया एनालिसिस था। के टूल्स हैं, ये डेटा एनालिसिस यस के यूज टूल्स हैं। टेस्टिंग हाइपोथेसिस आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन। फिर आप अपने हाइपोथेसिस का टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं? हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं? ये मैंने आज ही बताया था जी। हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करते हैं मुझे बताएगा? मैंने कहा था हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल के फार्मूले हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। कुछ अल्लाह के बंदे शुरू में बताया था, नहीं गया तो अभी याद कर लो कि हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करते हैं। कुछ स्टैटिस्टिकल फार्मूला लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। क्लियर? कैसे करते हैं वो भी बताएंगे आपको, ठीक है? इट्स ओके, आगे चले। यस सर, यस सर। इसके बाद आ जाती है आपकी रिपोर्ट राइटिंग। जो आपने रिजल्ट निकाले होते हैं, आप उस रिपोर्ट की फॉर्म में बताते हैं। तो देखिए 3 चीजें होती हैं, जरा ये भी यहाँ पे नोट कर लें। एक होते हैं रिजल्ट, एक होते हैं डिस्कशन, एक होती है कंक्लूजन। जरा नोट कर लें अपने पास। सर ये रिपीट कर दें थोड़ा। रिजल्ट्स, डिस्कशंस एंड कंक्लूजन। रिजल्ट, डिस्कशंस एंड कंक्लूजन। क्लियर? यस सर। सर ये तीनों क्या है? ये 3 जो है कॉन्सेप्ट है, इनको जरा याद रखें। फिर ये आपको रिपोर्ट में लिखने होते हैं, पेपर्स में लिखने होते हैं, आपको पता होना चाहिए। रिसर्च में अगर आपको ये 3 चीजों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। एक होते हैं रिजल्ट, होते हैं डिस्कशन, एक होता है कंक्लूजन। मैं अभी तीनों एक्सप्लेन करता हूँ, नोट कर लें। देखिए हम आपका एक क्विज लेते हैं, कोई एग्जाम लेते हैं, तो उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? रिजल्ट आता है सर। रिजल्ट आ जाता है सर। जो आपके मार्क्स होते हैं 100 में से 80, 70, 85, 90 जो भी है, ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? ग्रेड सर। रिजल्ट्स। वो क्या कहलाते हैं? रिजल्ट्स। ये रिजल्ट है। अब आप इसको डिस्कस करते हैं कि अगर किसी के 60 मार्क्स आए हैं तो क्यों आए हैं, अगर किसी के 70 मार्क्स आए हैं तो क्यों आए हैं, किसी के 80 आए हैं तो क्यों आए हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्कशन। दिस इज कॉल्ड डिस्कशन। डिस्कशन। आप उन रिजल्ट्स को देखते हैं कि ये रिजल्ट ऐसे क्यों आए हैं, ये डिस्कशंस कहलाते हैं। अब वो एक होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या चीज होती है जी? कि कितने स्टूडेंट्स के ज्यादा अच्छे ग्रेड। जो हम रिजल्ट कंक्लूड करते हैं सर, वो कंक्लूजन होती है जो हमने किया होता है सारा। सर रिजल्ट और डिस्कशन को देखते हैं, फिर हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है। कितने स्टूडेंट्स ने इसमें कितने ग्रेड्स लिए हैं, मतलब अच्छे ग्रेड्स। मैट्रिक का रिजल्ट आता है, मैट्रिक का रिजल्ट आता है, बात सुने ना, मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो उसके बाद लोग कहते हैं कि ये जो फीमेल कैंडिडेट थी उन्होंने ज्यादा मार्क्स लिए हुए हैं एज कंपेयर टू मेल स्टूडेंट्स, या प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट बेहतर आया है पर गवर्नमेंट स्कूल्स के। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? कंक्लूजन। क्या होता है? सर मेन सर कंपैरिजन करना होता है।
तो कंक्लूजन का मतलब ये होता है जो रिजल्ट आ गए जो आपने कर सके उसको आप कंक्लूड कर लेते हैं। तो आपकी जो रिपोर्ट होती है, जो रिसर्च पेपर होता है, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। अब देखिए रिसर्च प्रोसेस को बता रहे हैं। रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, इस फिगर को यहां से देखना है। देखें, आप कुछ ऑब्जर्व कर, मेरे कर्सर नजर आ रहा है? लगे बंदो नजर आ रहा है? नो सर, काफी नो सर, अब नजर आ रहा है। यस सर। आप अपने पास ओपन कर लेना। यस सर, देखिए अब मैं sure है। बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन, आप पहले प्रॉब्लम डिफिनेशन करते हैं, फिर आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं, फिर आप हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, फिर आप साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। कैसे करते हैं? आप डेटा कलेक्शन और एनालिसिस करते हैं, आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लेते हैं, उसकी बेस पे अगर ये सब ठीक हो तो आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं और आगे वो जो जिसके काम जो होते हैं उसको भेज देते हैं। यहाँ पे हाइपोथेसिस आपके रिजल्ट न दें तो आप दोबारा यहाँ पे आते हैं, दोबारा गैदरिंग होती है, दोबारा प्रॉब्लम होता है और ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये पूरे रिसर्च प्रोसेस के जो स्टेप अभी हम पढ़ के आए हैं वो यहाँ पर इसने लिख दिए। क्लियर? ज्यादा क्लियर? और भाई स्टेप्स जो लिखे थे उनको सर ये अब दूसरी शक्ल आ गई है। मुझे ये है कि थोड़ा सा देखें, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ब्रॉडर एरिया ऑफ आइडेंटिफाइड, एक्सप्लोरेशन कंसल्टेशन, आप डिटेल रिव्यू करते हैं, आप प्रॉब्लम डिफिनेशन देखते हैं, हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चंस आते हैं, आप रिसर्च डिजाइन या रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं, डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग करते हैं, फिर आप टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस को और रिपोर्ट लिख देते हैं। तो ये पूरा रिसर्च की जो प्रोसेस है ना, ये आपके पास यहाँ तक होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जी सर। जी सर। ये हमारा कौन सा वीक चल रहा है? फोर्थ क्लास है। अल्लाह के बंदो कुछ तो बात करो। सर फोर्थ वीक है। फोर्थ वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एंड करते हैं। अब कुछ जनरल डिस्कशन, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको कोई एग्जाम नहीं दिया था? दिया था? नो सर। नो सर। इस दफा 2-3 दे दें। एटीओसी के नहीं सर। सर आरएम का नहीं दिया था, बाकी एटीओसी का दिया था। सर इट इज क्योंकि सर आज भी आपने 2 दे दिए हैं। सर करनी है। एटीओसी के भी 2 दे दिए, रमजान शरीफ भी चल रहा है साथ। सर जी ये तो वर्ल्ड रमजान में में बना दें, में लाजमी है जी। सर, ये वर्ड फाइल में बना लें सर, ये 2 हो गई हैं मॉक एग्जाम एटीओसी की। तो हर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आता है। अल्लाह के बंदो, आप जो ये मॉक है ना, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर क्या? एग्जाम आएगा तो आप एग्जाम हो चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो, विल बी रेडी फॉर। सर हैंड रिटन में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। आपने मॉक की डेडलाइन भी सर कम दी हुई है। अच्छा, आते हैं अभी आज के लेक्चर्स पे बात करते हैं। नहीं है तो फिर मैं करूँगा। भाई मेरे नोट क्लियर किया थे, ये सब वहां से हैं, आप जस्ट वो नोट करें। सर आउटलाइन भी शेयर कर दें इसके आरएम की। क्या नंबर है भाई, बोल दें। सर आपकी वॉइस जो है वो ब्रेक हो रही है। अब सही हो गई है? जी बताएं सर। आप। अब आप नंबर में आप सवाल करें, अब आप सवाल करें, सवाल करें भाई।
आज हमने कौन कौन से 3 टॉपिक्स पढ़े? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च प्रोसेस सर। ठीक है, तो आप लोगों इसमें से कोई एक 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिख लें आपने, जस्ट 5 मिनट ब्रेक है, मैं 5 मिनट में आपसे दोबारा बात करूँ। ओके सर। आपको सर आवाज कट रही है आपकी। आप नहीं कर रही, अब कट रही है, अब सही हो गया। चलिए Yes, आपसे क्वेश्चन करें, मैं कुछ नहीं पूछा, आप क्वेश्चन करें आप। चलिए मैं एक आपसे 3 डिफिनीशन पूछता हूँ, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। मैं आपसे अभी जस्ट एक्टिविटी के नाम से ये आपकी क्लास होगी इसमें। अच्छा सर आपकी आवाज कट रही है, काइंडली व्हाट्सएप कर दें जो डेफिनेशन सर सर आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दें सर काइंडली। यस सर। मैं व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ।
आपने जस्ट इसके नेम लिखने, अच्छा कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। सर किसके नेम लिखने हैं? जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया है, व्हाट्सएप कर दिया, आप इसको देख लें। मुझे सर भी आप किस ग्रुप सेंड में कर किया दें, है? ये आपकी अटेंडेंस भी होगी। सर जी किस ग्रुप में किया है? रिसर्च मेथोडोलॉजी में। सर अभी तक तो नहीं आया इधर। बेटा मुझे तो आ गया। रिस्पॉन्स भी आ गया इसका। जी सर आ गया। सर आ गया। ओके ओके सर, ना लिखो, मैसेज ऊपर जल्दी चला करें। जाता जी है। सर अब आया। सारे जल्दी से ओके करके, ताकि पता चल जाए कि आप लोगों ने क्या पोजीशन है, आपको आज समझ आया कुछ कि नहीं आया। ये एक तरह से समरी है आज के काम की, ठीक है। सर कब तक जमा करवानी है आपको? अभी 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 करवाएं, इसमें कौन सा पॉइंट लिखे हो, जमा करवा दें। नेट से देखें, नोट से देखें, कहीं से देखें और मुझे जमा कराएं, ताकि आपको आज का सारा वो समरी बन जाए ना, पता चल जाए आज हमने क्या पढ़ा है। ठीक है सर। मकसद ये है कि हम क्लास से जाते हुए हमें पता हो कि आज हमने क्या पढ़ा है, उसकी हमें समझ आ रही हो। क्या मेल से आपके पास? कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं अवेलेबल हूँ। आप अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल नहीं रहा तो मेरी आवाज क्यों आएगी? मैंने तो आपको टास्क दिया, वो टास्क करें। मैंने आपको एक्टिविटी दी हुई है 10 मिनट के लिए, आप वो करें। मैं तो नहीं बोल रहा अभी। मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी। आपकी क्लास में सीआर किसको बनाया था? हमने कोई बनाया था सीआर? आपकी क्लास का कोई सीआर है? यस सर। कौन सा यस सर। कौन सा? सीआर उजैर और जीआर सर मैं वो ATOC में था ना, यहाँ पे उजैर था RM में। और कौन था? यस सफरीहा। सरिया GR थे। यस सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये कोई एक्टिव भी है दोनों? उजैर है यहाँ पे आज? सर नेटवर्क का शायद इशू था उनका।
ये आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें ना टाइम, ये आपकी इनकी अटेंडेंस के लिए, ठीक है? ओके ये सर। मुझे फिर सेंड भी कर दिया करें। मैं क्लास में तो वैसे भी इसकी अटेंडेंस आ जाती है 3 से, लेकिन स्क्रीनशॉट बेहतर रहते। ओके सर। जीआर आप हैं? फरिया? जीआर कौन है? फरिया यस अकबर है? सर। यस सर। यस सर। अच्छा चलो ठीक, ठीक है ठीक। सर मैं सेंड कर देती हूँ आपको। अच्छा भैया आप भी बना सकते हैं, ठीक है? डायग्राम बनाएं। सर ये हैंड रिटन देना है, टाइप करके नहीं सेंड कर सकते? टाइप करके सेंड कर, इसमें तो कोई हैंड रिटन नहीं है। ये तो व्हाट्सएप कर दें, बस व्हाट्सएप पे लिख के आप लिखते हैं, कोई डॉक फाइल बनाकर उसको कर दें, हैंड रिटन कर लें, आपकी मर्जी। मुझे एक दो ने भेज दिया, उन्होंने तो व्हाट्सएप पे जस्ट आंसर लिखे मुझे भेज दिए। भाई मैं आपको उसका रिप्लाई नहीं करता, लेकिन अगर किसी में कोई मसला हो तो फिर मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर जस्ट ठीक जा रहा है तो फिर मैं शायद रिप्लाई नहीं करता, सबको मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? अगर कोई मसला होगा तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ये गलत है इसको ठीक कर लें। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। इनबॉक्स करनी है ना आपको? जी 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 जी।
भाई आप जो आपको स्लाइड दी गई हैं, नोट्स हैं, जो मैं लिखवाता हूँ, आप उससे भी लिख सकते हैं और आपने नेट से भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो आप लिख रहे हैं ना उसका आपको मीनिंग होना चाहिए, उसका आपको पर्पस पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हैं, जो आप होना चाहिए वो चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं है यू कैन आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं, ड्यूरिंग क्लास भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, मुझसे टाइम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीजें आप क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। जी एनी डाउट, किसी को डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो?